उत्तर प्रदेश के एक सुदूर कोने में बसा गांव दीवानपुर अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। गांव के किनारे पर एक बड़ा सा घेरा था जहां त्रिभुवन काका की गायें बंधी रहती थी। त्रिभुवन काका सादगी पसंद इंसान थे। उनका पूरा जीवन अपनी गायों की सेवा और दूध के व्यापार में बीत रहा था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उनके दिन की शुरुआत होती। अरे ओ लाली, ओ कपिला, काहे रंबा रही हो भाई? तनिक ठहरो, अभी सानी पानी का इंतजाम करते हैं। आज तो मौसम भी सुहाना है, तुम्हें नदी किनारे की ताजी घास चराने ले चलेंगे। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। काका अपनी गायों को बच्चों की तरह चाहते थे। दूध निकालने के बाद वे उन्हें लेकर निकल पड़ते, कभी नदी के किनारे, कभी ताल, तो कभी घने जंगलों की छांव में। दोपहर की भूख मिटाने के लिए उनके झोले में हमेशा सत्तू, कुरमुरा या घर की बनी रोटियां होती थीं। काका किसी पुराने पेड़ के नीचे बैठते, अपनी लस्सी या मट्ठा निकालते और जीवन की गाड़ी पटरी पर सही चल रही थी, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। अचानक एक रात त्रिभुवन काका को तेज बुखार आया। वो साधारण बुखार नहीं था, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके शरीर की सारी शक्ति खींच ली हो। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, लेकिन काका की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। इधर घर के आंगन में बंधी गायों का बुरा हाल था। उन्हें तो खुले मैदानों में घूमने की आदत थी। खूंटे से बंधे बंधे वे चिड़चिड़ी हो गई थीं। उनकी रंभाने की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगी थीं। हे भगवान, अब क्या करूं? ये गायें तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। पुवाल डाल रही हूं तो मुंह फेर लेती हैं। पूरे आंगन में गोबर और कीचड़ करके नरक बना दिया है। काका की तबीयत वैसी की वैसी है और इन बेजुबानों का दुख देखा नहीं जाता। काका ने जब अपनी लाडली गायों का ये हठ देखा तो उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को बुलाया। उन्हें पता था कि अब उन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने अपने साले के लड़के राकेश को बुलाने का संदेश भिजवाया। प्रणाम बुआ, प्रणाम फूफा जी। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आ गया हूं ना। अब इन सबको मैं संभाल लूंगा। आप बस आराम कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। राकेश 18 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान था। शुद्ध दूध दही खाकर उसका शरीर किसी पहलवान जैसा गबरू हो गया था। शहर में पढ़ाई करने के साथ साथ उसे खेती बाड़ी और मवेशियों की अच्छी जानकारी थी। उसके आने से घर में थोड़ी रौनक लौट आई। राकेश होशियार था। वो अपनी किताबें साथ ले जाता ताकि गायों के चरने के दौरान वो अपनी पढ़ाई भी कर सके। जेठ की तपती दोपहरी थी। चिलचिलाती धूप ने खेतों की सारी घास सुखा दी थी। राकेश को इस इलाके के रास्तों का ज्यादा अंदाजा नहीं था। वो गायों को हरी घास खिलाने की चाहत में धीरे धीरे गांव की सीमा लांघ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उस घने जंगल के बीचों बीच पहुंच गया जहां परिंदा भी पर मारने से डरता था। ओह, कितनी गर्मी है। पसीने से बुरा हाल हो गया। प्यास के मारे गला सूख रहा है। लोटे का पानी तो उबलने लगा था, उसे गिराकर गलती कर दी। अब यहां इस जंगल में पानी कहां मिलेगा? गर्मी और थकान से राकेश का बुरा हाल था। तभी उसकी नजर दूर एक पुराने कुएं पर पड़ी। कुआं बहुत पुराना था। उसकी मुडेर टूटी हुई थी। राकेश उम्मीद के साथ वहां पहुंचा, लेकिन कुएं में झांकते ही उसका दिल बैठ गया। पानी बहुत नीचे था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी कोशिश के बाद भी एक घूंट पानी नसीब नहीं। अब तो लगता है यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। वो थक हार कर एक पुराने बरगद की जड़ पर बैठ गया। जंगल में अजीब सी शांति थी। सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छम
छम छम। किसी के पायल की मधुर आवाज पास आती जा रही थी। राकेश चौंक गया। दोपहर के इस वक्त इस डरावने जंगल में कोई औरत। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राकेश की आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसकी धड़कनें रोक दी थी। घने पेड़ों के झुरमुट से निकलकर एक युवती उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे साक्षात कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। चिलचिलाती धूप में भी उसका चेहरा कुंदन की तरह दमक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी अपने वश में कर ले। क्या बात है परदेसी, इस वीराने में अकेले क्यों बैठे हो? चेहरे पर पसीना और आंखों में प्यास। लगता है इस कुएं ने तुम्हें पानी देने से इनकार कर दिया। वो हाँ, प्यास बहुत लगी है पर पानी बहुत नीचे है। पर तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। मैं तो यहीं रहती हूँ, इन पेड़ों और हवाओं के बीच। प्यास लगी है ना? लाओ मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे तर्क वितर्क करने की सुध ही नहीं रही। वो किशोरी कुएं की जगत मुडेर पर चढ़ी और झुक गई। राकेश उसे देख रहा था। उसे लगा कि वो पानी निकालने के लिए बाल्टी ढूंढेगी, लेकिन उसने तो बस अपनी दोनों हथेलियों की अंजलि बनाई और कुएं की गहराइयों की ओर हाथ बढ़ा दिए। अजीब बात थी कि बिना किसी रस्सी के उसके हाथों में शीतल जल भर आया। वो नीचे उतरी और राकेश के करीब आई। लो अपनी प्यास बुझा लो। राकेश ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उस किशोरी ने अपनी अंजलि से जल राकेश के हाथों में उड़ेलना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। वो जल खत्म ही नहीं हो रहा था। राकेश पानी पीता जा रहा था, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की के चेहरे पर गड़ी थी। वो पानी कम पी रहा था और उस सुंदरी की नशीली आंखों का रसपान ज्यादा कर रहा था। आधा पानी जमीन पर गिर रहा था, पर उस किशोरी के हाथों से जल की धारा निरंतर बह रही थी। काफी देर बीत गई। करीब आधा घंटा हो चुका था। राकेश का पेट भर चुका था, लेकिन उसका मन नहीं भरा था। अचानक उस किशोरी ने अपनी धार रोकी और राकेश की आंखों में झांकते हुए एक शरारती मुस्कान दी। क्या हुआ? और पिलाऊं या बस तुम्हारा मन भर गया? राकेश की तंद्रा टूटी। वो लज्जित होकर बस सिर हिला पाया कि अब और नहीं। वो कुछ बोलना चाहता था, उसका नाम पूछना चाहता था, पर उसकी जुबान जैसे किसी ने सिल दी थी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। हम फिर मिलेंगे। वो बल खाती हुई घने जंगल की ओर बढ़ गई और देखते ही देखते पेड़ों के पीछे ओझल हो गई। राकेश वहीं कुएं पर बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो सच था या कोई सपना, लेकिन उसके गले में अभी भी उस पानी की ठंडक महसूस हो रही थी। वो उठा और अपनी गायों को इकट्ठा करने लगा, लेकिन अब राकेश वो पुराना राकेश नहीं रहा था। उसकी चाल में एक अजीब सी मस्ती आ गई थी। उसके मन के भीतर जैसे प्रेम का कोई बीज अंकुरित हो गया था। शाम ढल चुकी थी। राकेश गायों को लेकर घर पहुंचा। त्रिभुवन काका और इमरती देवी उसे देखकर खुश हुए, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगा। राकेश चुपचाप था। उसके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान थी और वह रह रहकर गुनगुनाने लगता था। राकेश बेटा, आज बड़ी देर कर दी। सब ठीक तो है ना? गायें चर ली? जी फूफा जी, सब ठीक है। आज घास बहुत हरी थी और जंगल बहुत सुंदर था। राकेश ने रात का खाना नहीं खाया। उसने कह दिया कि उसकी भूख मर गई है, पर जाकर लेट गया।
लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवटें बदलता और उसी चेहरे को याद करता। उसे लग रहा था जैसे वो लड़की उसके आसपास ही है। लेकिन आधी रात को अचानक सन्नाटे में एक बदलाव आया। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। लेटे लेटे राकेश का शरीर कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। एक डरावनी गंध हवा में फैल गई। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखना चाहता था पर गला रुंध गया था। उसे समझ आ गया कि वो जिसे प्यार समझ रहा था वो कुछ और ही था। डर के मारे उसके बदन से पसीना छूटने लगा। उसने एक आखिरी कोशिश की और जोर से चिल्लाया, बुआ! और इसके साथ ही वो होश खो बैठा। राकेश की चीख सुनकर त्रिभुवन काका और इमृति देवी बदहवास होकर उसके कमरे की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि राकेश जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ है और आंखें पथराई हुई हैं। काका ने हड़बड़ाहट में लोटे से पानी छिड़का पर राकेश के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। हे छठी मैया, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अभी तो भली चंगा आया था, कहीं से किसी की नजर तो नहीं लग गई? देखो ना, इसकी सांसें कितनी तेज चल रही हैं। इमृति देवी ने तुरंत जमीन पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उनके हाथ कांप रहे थे। अभी उन्होंने पाठ की दूसरी ही पंक्ति पढ़ी थी कि कमरे का मंजर बदल गया। बुढ़िया, बंद कर ये शोर। तेरा हनुमान यहाँ काम नहीं आएगा, वो मेरा है। उसे प्यास लगी थी, मैंने अपनी रूह से उसे पानी पिलाया है, अब वो कहीं नहीं जाएगा। काका और बुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आवाज राकेश की नहीं थी। वो आवाज किसी जवान लड़की की थी जिसमें एक अजीब सी खनक और उतनी ही डरावनी नफरत थी। राकेश बिस्तर से अचानक बिजली की फुर्ती से उठा और दीवार के सहारे उल्टा चढ़ने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। काका समझ गए कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी ऊपरी साये का हमला है। वे भागते हुए गांव के सबसे सिद्ध ओझा राम खेलावन के पास पहुंचे। राम खेलावन अपनी कुटिया में धूनी रमाए बैठे थे। जैसे ही काका ने उन्हें पूरी बात बताई, ओझा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। त्रिभुवन, अनर्थ हो गया। वो लड़का जंगल के उस हिस्से में चला गया था जहां त्रिशत चुड़ैल का वास है। वो प्यासी मर गई थी और अब वो जवान लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर उनकी रूह पी जाती है। चलो, देर मत करो। जैसे ही ओझा, काका और इमृति देवी कुटिया से बाहर निकले, अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। एक बड़ी काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा और एक अजीब सी आवाज निकालकर गायब हो गई। ठहरो, ये चुड़ैल कोई आम रूह नहीं है। रास्ता काटकर उसने चेतावनी दी है, अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे। काका, गांव के मर्दों को इकट्ठा करो। सबको कहो कि अपने साथ शंख, घंटे और थालियां ले आएं। आज रात दीवानपुर में गायत्री मंत्र का महाजाप होगा। याद रहे, वो डराएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, पर किसी को अपना मंत्र नहीं छोड़ना है। जब तक लोग इकट्ठा हुए, रात के 2 बज चुके थे। त्रिभुवन काका के घर के बाहर पूरा गांव जमा था। अचानक घर की छत से एक जोर की हंसी गूंजी। लोगों ने टॉर्च चलाई तो देखा कि राकेश छत की पतली सी मुंडेर पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई सर्कस का कलाकार हो। उसका संतुलन इंसानी नहीं था। अरे देखो देखो, वो तो उल्टा लटक गया। भागो यहां से, ये तो सबको मार डालेगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। शुरू करो जाप, शंख बजाओ। पूरा आंगन शंखों की आवाज और ओम भूर्भुवः स्वः के मंत्रों से गूंज उठा। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, राकेश या उसके भीतर बैठी चुड़ैल छटपटाने लगा।
वो छत से नीचे कूदा, पर जमीन पर गिरने के बजाय हवा में तैरने लगा। वो कभी किसी ग्रामीण के करीब जाकर उसे डराती, तो कभी खून के आंसू रोने का नाटक करती। ओझा राम खेलावन ने अपनी झोली से अभिमंत्रित राख भभूत निकाली और चारों ओर एक घेरा बना दिया। चुड़ैल उस घेरे को पार नहीं कर पा रही थी। सुबह के 4 बजने वाले थे, अंधेरा छटने को था। तभी ओझा की नजर आंगन के एक कोने में पड़े एक ताजे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस गुलाब की पंखुड़ियों पर खून की कुछ बूंदें चमक रही थीं। त्रिभुवन, मंत्रों का वेग बढ़ा दो, ये चुड़ैल अब कमजोर पड़ रही है। इसने इस गुलाब के जरिए राकेश के खून का सौदा किया है। अगर ये फूल जल गया तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही ओझा उस गुलाब की ओर बढ़े, राकेश के शरीर के भीतर बैठी उस रूह ने एक भयानक चीख मारी। राकेश का चेहरा किसी बूढ़ी औरत की तरह झुर्रियों से भर गया और उसके नाखून काले और लंबे हो गए। हटा ले अपने हाथ उस फूल से ओझा, अगर उसे छुआ तो मैं इस लड़की की गर्दन मरोड़ दूंगी। ये मेरा है, इसे मैंने अपने खून से सींचा है। ओझा डरे नहीं। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए अभिमंत्रित जल का एक घेरा अपने चारों ओर बनाया। चुड़ैल उस अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे गिर गई। ओझा ने फुर्ती से वो गुलाब उठाया और पास में जल रही पवित्र धूनी आग में डाल दिया। जैसे ही गुलाब की पंखुड़ियां आग की लपटों में घिरी, पूरे गांव ने एक ऐसी चीख सुनी जो इंसानी नहीं थी। राकेश का शरीर हवा में 5 फीट ऊपर उठ गया और जोर जोर से झटके खाने लगा। नहीं, मेरी सदियों की तलाश अधूरी रह गई। राकेश, मैं फिर आऊंगी। अचानक राकेश के मुंह से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक भयानक साए की शक्ल लेने लगा और फिर एक तेज झटके के साथ आसमान की ओर गायब हो गया। राकेश का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ सुबह के पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी थी। कुछ ही पलों में राकेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। गांव वालों ने उसे सहारा देकर बिठाया। उसकी याददाश्त धुंधली थी, लेकिन उसे वो आखिरी पल याद था जब वो सुंदर लड़की उसके सामने आई थी। राकेश बेटा, डरो मत, अब सब ठीक है। इस घटना ने पूरे दीवानपुर को हिलाकर रख दिया। त्रिभुवन काका ने कसम खा ली कि वे अब कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं करेंगे। राकेश को ठीक होने में कई महीने लग गए, लेकिन उसकी आंखों में वो दहशत हमेशा के लिए घर कर गई। आज भी जब दीवानपुर के लोग उस पुराने कुएं के पास से गुजरते हैं तो उन्हें पायल की छम छम सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल आज भी वहां किसी प्यास में बैठी है, किसी नए शिकार के इंतजार में।